हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस रिवीजन क्लास में जिसका नाम है बुलेट रिवीजन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे किताब से डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप इन प्रश्नों को पढ़ करके खुद को सहज महसूस करोगे कि हम अब फिजिक्स के प्रश्न पत्र में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50% पूछे जाते हैं, अर्थात 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को 35 प्रश्न केवल ऑब्जेक्टिव के बनाने हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव आपके सही हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट बहुत बेहतर बन जाता है, आपका परसेंटेज अच्छे लेवल में पहुंच जाता है। तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते रहना, उनका रिवीजन करते रहना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और प्यारे साथियों, आपको ये तो पता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जितना अच्छा आपकी हैंड राइटिंग होगी, जितना ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आपके अच्छे मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी क्लासेस ली हैं, आप चैनल पर जाएंगे, लिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर मैंने 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरी 2 अंक वाले, 20 दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ऐसे बहुत सारी क्लासेस मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी ली हैं। तो आज के इस बुलेट रिवीजन में आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स देना है और खुद का मूल्यांकन करना है कि हमारी तैयारी अभी किस स्थिति में है। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, राहें जहां तक जाती हैं राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप सभी लोग बस अब पेन और कॉपी उठा लीजिए और जो भी क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर आए उनका सही आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का, साथियों का। राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। गुड इवनिंग माय डियर ऑल। बताइए भाई, जल्दी से चलें, क्लास की शुरुआत करें। ओके, आप सभी लोग बुलेट रिवीजन की क्लास में जुड़ने वाले हो। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जुड़ने वाले हैं। कितने बाबू? 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जुड़ने वाले हैं। 500 है ना, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये पूरी किताब से क्लास है, बुलेट रिवीजन। हमारी तैयारी हो रही है जो 5 फरवरी को हम सभी का एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का। 100 में 100 लाने का टारगेट पूरा करना है। मुझे टारगेट नहीं पूरा करना, टारगेट तो कई सालों से पूरा हो रहा है। हमें रिकॉर्ड अपना ही तोड़ना है कि अगर बच्चों की संख्या इतनी अधिक हो, 100 में 100 लाने वाले बच्चों की संख्या इतनी अधिक हो कि देख करके बोर्ड ऑफिस वाले भी थर्रा जाएं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यहां पर आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स जो लॉन्च किया गया था, जो भी बच्चे अभी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। 388 रुपए फी है, बिहार का बहुत ही सस्ता और सबसे अफोर्डेबल फी रखने वाला और सबसे बेहतर कंटेंट दे करके आप सभी को एग्जाम में सफलता सुनिश्चित कराने वाला यह क्रैश कोर्स आप सभी का स्वागत कर रहा है। जो बच्चे वरदान बैच के हैं उन्हें 288 ही देना पड़ेगा, 100 रुपए उनके लिए ऑफ हो जाएगा। जो बच्चे फुल कोर्स से जुड़े हुए थे, आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो या प्ले स्टोर पर जाकर के टारगेट बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है। देखिए, मैं एक क्वेश्चन के साथ कई सारे प्रश्न डिस्कस करूंगा। मैं आपके साथ अगले जितने भी समय तक जुड़ा हूं, 200 300 जो भी प्रश्न होते हैं, लेकिन उसमें 2 या 3 से मल्टीप्लाई जरूर कर देना कि हर एक क्वेश्चन के पीछे मैं 2-3 क्वेश्चन बताने वाला हूं साथ में। और हां, जो क्वेश्चन एकदम इजी हैं उनमें आगे बढ़ जाएंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से मुझे, आंसर फास्ट, ठीक है। आप लोग को मैं पोल वाला सिस्टम तो भाई क्योंकि बैठाना पड़ता है, बहुत काम होता है, मैं नहीं चाहता। मेरे बच्चे यहां पर कमेंट देख रहे हैं, सभी का मैं कमेंट देख रहा हूं। बस आप लोग अपने कमेंट्स देते रहिएगा कि हम जवाब दे रहे हैं सर, सही कौन सा होगा मैं देख रहा हूं, ठीक है। हालांकि बहुत तेजी से स्क्रॉल होगा लेकिन फिर भी नजरें पड़ेंगी हमारी आंखों में ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे कमेंट दिखाई देंगे। आज फिजिक्स कम दिखाई देगी, ठीक है। तो आंसर फास्ट कीजिएगा। पहली दूसरी चीज, क्लास को शेयर कर दीजिए अगर आपने शेयर नहीं किया है। तीसरी चीज, जितने लोग आ चुके हो आप क्लास को लाइक कर दीजिए प्लीज। ये आप सभी का सपोर्ट होता है एक टीचर के लिए, उसकी मेहनत के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए आपका एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक तो बनता है। तो चले क्लास की शुरुआत कर दिए हैं। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, बहुत सारे बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा बराबर बच्चों Q/में ए होता है, Q/में
ए होता है बबुआ, और Q अपान में ए मतलब कूलाम कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। बाबू बी ऑप्शन सही होगा। आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो किसके बराबर होगा? तो जो बच्चे ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास पुरस्कार है। जल्दी से, पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा टाइम लिए हैं, लेकिन इसके बाद ये बुलेट रिवीजन ही होगा, और आज बुलेट रिवीजन जो होगा वो कुछ अलग प्रकार से होगा। ठीक है, आज आप सभी बचने वाले नहीं हो किसी भी हाल में, कह लो आज गोलियां ठाए 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 चलेंगी। या तो फिर आप सही जवाब दीजिए, नहीं तो आज तैयार रहिए। ठीक है, आज तैयार रहिए आप लोग। पहले क्वेश्चन में Q अपान में V, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान में V। अगर प्यारे बच्चों इसका मात्रक पूछ लेता तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार रेखीय आवेश घनत्व होता है जिसे लैम्डा से लिखते हैं, Q अपान में L होता है कुल आवेश बटे कुल लंबाई। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब हुआ कोई भी ऐसा पृष्ठ जो 2D डायग्राम में है जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई है, बस ऊंचाई ना हो। जैसे एक पतला कागज हो गया तो बच्चों उसमें आवेश फैला हुआ है, तो ये उस आवेश का, उस पर फैले आवेश के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया सिग्मा। और प्यारे साथियों ये होता है रो। रो जो होता है वो होता है आयतन आवेश घनत्व, जिसे हम कुल आवेश बटे आयतन V लिखते हैं। इसका मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब, और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। ये सारी बातें याद रखिएगा। ये रेखीय आवेश घनत्व, ये आयतन आवेश घनत्व। कैसी राशियां हैं? सारी, ये तीनों ही अदिश राशियां हैं। तीनों से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों में कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है 2026 के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आप सभी के लिए आया है वो है पानी का परावैद्युतांक कितना होता है? तो पानी का परावैद्युतांक 80 होता है। अगर वायु के लिए पूछा जाएगा, अगर वायु के लिए परावैद्युतांक पूछा जाएगा तो वायु के लिए 1 होता है। अगर धातु के लिए परावैद्युतांक पूछा जाएगा तो इसके लिए इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की विमा आप सभी को बताना है। E बराबर होता है F अपान में Q। ए बराबर होता है F अपान में Q। विद्युत क्षेत्र की विमा पूछा है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझते हो ना, तो F अपान में Q कोई आवेश, एकांक कूलाम का धन परीक्षण आवेश कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो जितने वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम। आवेश का मात्रक है कूलाम, C से लिखते हैं। तो न्यूटन बल की विमा होती है MLT-2, और आवेश की विमा के लिए AT लिखते हैं। मैं विमा निकालना बता रहा हूं क्योंकि आवेश के लिए आप Q बराबर IT लिखते हो। I मतलब वैद्युत धारा के लिए विमा A लिखते हो और समय के लिए T लिखते हो। ये ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा ML, L और कोई तो है नहीं, T ये -2 है, ऊपर ये भी बन जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो MLT-3 A-1, जल्दी से देखो MLT-3 A-1, इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा। B फॉर भाभी जी घर पे पूजा कर रही होंगी, जो भी उनको करना होगा, हमें नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 फैरेड किसके बराबर होता है? 1 फैरेड बच्चों Q बराबर क्या होता है? CV। तो C बराबर हो गया Q अपान में V, कूलाम प्रति V मतलब वोल्ट होता है। C इज इक्वल टू QV, तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है। ये हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट। यहां पर क्या पूछा भाई? 1 फैरेड किसके बराबर होता है? आपको पता है धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है? यह है आपकी किसी भी पदार्थ की ये धारिता होती है। C किसी भी पदार्थ की धारिता होती है। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा सभी लोग। किसी भी पदार्थ की धारिता, किसी भी चालक की, अचालक की, सबकी धारिता C बराबर Q अपान में V होती है। Q अपान में V, इसका मात्रक जो होता है फैरेड होता है। ये कैसी राशि है बाबू? अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? तो अदिश राशि है, याद रखिएगा अदिश राशि है। तो C बराबर Q अपान में V, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? Q अपान में मतलब कूलाम प्रति वोल्ट। इसका मात्रक क्या लिखेंगे? कूलाम प्रति वोल्ट। तो ये हो जाएगा कूलाम वोल्ट इनवर्स। तो एक फैरेड धारिता बराबर 1 फैरेड धारिता बराबर 1 कूलाम वोल्ट इनवर्स, 1 कूलाम वोल्ट इनवर्स, 1 कूलाम वोल्ट इनवर्स। B ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 का B ऑप्शन कितने बच्चे टिक कर रहे हैं? चौथे का B ऑप्शन। सर अखंड क्लास कब होगा? 22 दिसंबर को तैयार रहना अखंड क्लास में जुड़ने के लिए। 22 दिसंबर को तैयार रहिएगा बाबू। ठीक है, जितने लोग देख रहे हो भाई लाइक कर दो यार, अपने बड़े भाई के लिए इतना लाइक तो कर ही सकते हो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। 5वां क्वेश्चन है, किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होती है? किसी गोलीय चालक की धारिता, कोई भी बच्चों गोलीय चालक आपको दे दिया गया,
ये रहा ये गोली चालक, जैसे फुटबॉल, जैसे गुब्बारा, उस पर आवेश फैला हुआ है पूरे पृष्ठ पर, पूरे पृष्ठ पर उसके भीतर गुब्बारा है, अमरूद है, सेब है, जो भी है, बस गोल हो, गोल मटोल तरबूज हो, उसमें आवेश उसके भीतर भी ठूस ठूस के भर दिया गया है, तो उसकी कुल धारिता कितनी कही जाएगी? जितनी उसकी त्रिज्या के लिए बच्चों धारिता होती है उसकी, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये R क्या है? इस गोली चालक की त्रिज्या है, गोली चालक की त्रिज्या है। धारिता किस पर निर्भर करती है? गोली चालक की त्रिज्या पर निर्भर करती है, यह भी पूछा गया है। तो यहां पर आप लोग प्यारे साथियों क्या लिखोगे? यहां पर C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A फॉर आनंद सर इसका सही जवाब होगा। अगर कहा जाए पृथ्वी तो गोली चालक है सर, पृथ्वी भी तो गोल है, तो उसकी कुल धारिता कितनी होगी? तो याद रखना बाबू, पृथ्वी की धारिता कई बार पूछ लेता है, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, पृथ्वी की धारिता C बराबर क्या होती है? इनफिनाइट होती है। याद रखना, क्यों? क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है, पृथ्वी का विभव शून्य होता है, इसलिए प्यारे बच्चों उसकी धारिता अनंत मानी जाती है। पृथ्वी को कितना भी आवेश दो और लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का मात्रक है I बराबर Q/T होता है, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी होता है, कूलाम प्रति सेकंड। यहां पर लेकिन दिया गया विद्युत धारा का मात्रक, तो एम्पियर ही लिखेंगे, सूत्र याद हो गया होगा। याद रखना एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। अगर ओम के नियम से देखें तो I बराबर V/R भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत वाहक बल की इकाई है, विद्युत वाहक बल, इसकी इकाई वोल्ट ही होती है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। विद्युत वाहक बल E बराबर होता है बच्चों W/Q। ठीक जैसे विभव बराबर W/Q होता है, ठीक वैसे ही विद्युत वाहक बल बराबर भी W/Q इसका सूत्र होता है। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का कार्य होता है जो सेल के टर्मिनल से, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, कोई भी वैद्युत परिपथ हो उसमें आवेश को दौड़ाने का कार्य करता है। जैसा कि इसका नाम है वाहक, वाहक मतलब ले जाने वाला, ठीक है, चलाने वाला, आवेश को दौड़ाने वाला एक कार्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड क्या है? रंग कोड में लाल रंग का मान क्या होता है? इसके लिए याद रखो, मैंने बहुत अच्छे से पहले भी बता रखा है भैया, बीबी रॉय, एक सेंटेंस याद रखना, बीबी रॉय, बीबी रॉय, और ये जो बीबी रॉय नाम का लड़का है ये ग्रेट बॉय है, बहुत बहादुर लड़का है, ग्रेट बॉय। और जब बहादुर लड़के होते हैं ना उनको बहुत सुंदर पत्नी मिलती है, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, वेरी गुड वाइफ। और गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इसके बाद क्या लिख लोगे? गोल्ड सिल्वर, सिल्वर नेकलेस। आपको पता है कि भैया आपकी बीवी, आपकी वाइफ जी बहुत सुंदर है, तो आप उन्हें गोल्ड सिल्वर नेकलेस पहनाओगे। तो ये बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, उनके पास है वेरी गुड वाइफ, और वेरी गुड वाइफ जो है वो गोल्ड सिल्वर नेकलेस पहनती हैं। तो इसके लिए कोड 0, ओहो भाई ये क्या बताएं, इसके लिए 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये हो गया बच्चों, ये तो कोड हो गए, ठीक है। ये गुणांक के लिए इस्तेमाल होता है, प्रतिशत मान के लिए। यहां पर ये होता है ब्लैक, ये ब्राउन, ये रेड। तो रेड का कलर कोड कितना हो गया? 2। रेड का कलर कोड कितना हो गया? 2। ये याद रखना, मैंने एक बार इसलिए लिख के बता दिया कि इससे 5 नहीं 8-9 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, लेकिन अगर सबके याद रहेंगे तो मैं लिख दूं क्या सबके रंग? ए भैया देख लो भैया, ये है ब्लैक मतलब काला। देखो आप लोग क्या करोगे, बी फॉर ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये बी फॉर ब्लू मतलब नीला। रंग का कलर धीरे धीरे हल्का करते जाओ, ब्लैक फिर ब्लू, और ब्लू के बाद रेड, रेड से हल्का क्या हो सकता है? ऑरेंज हो सकता है, ऑरेंज से भी हल्का फिर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा मेरे दोस्त, येलो हो जाएगा, येलो से हल्का ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अब ग्रीन के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ाना, सॉरी ब्लैक, और ये ब्राउन होगा। देखो ब्लू लिख दिए थे ना, ब्राउन। ग्रीन के बाद अब धीरे धीरे कलर को डार्क करो, ग्रीन के बाद डार्क ब्लू कर दो भैया, ब्लू। अब इससे भी डार्क, ब्लू से भी डार्क, वायलेट बैंगनी, बैंगनी, और जी ग्रे हो गया। अब ये दोनों थोड़ा सा अलग कर लो भैया, कोई दिक्कत थोड़ी है, ग्रे हो गया। और वाइफ मतलब व्हाइट हो गया, वाइफ मतलब व्हाइट, सुंदर गोरी पत्नी आपको मिली, ये हो गया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन जो होता है बच्चों, P/Q बराबर R/S, अज्ञात प्रतिरोध S होता है, और ये चाहे कम परिमाण का हो चाहे अधिक परिमाण का हो, सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां पर प्रश्न है कि केवल उच्च प्रतिरोध मापने में व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, केवल अल्प
प्रतिरोध मापने में, उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध मापने में। जी हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। इसका मात्रक होता है वेबर, इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। यहां से ये भी निकाल सकते हो बी के और ए के मात्रक से, इसको भी हल कर सकते हो। एक ऐसी राशि है बाबू, अदिश राशि है, एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ला किसका मात्रक है? टेस्ला बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। और बी बराबर, अगर आप बायोसेवर्ट का नियम मुझे बता दीजिए, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप कैसे बताओगे? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताने के लिए आप इस सूत्र को याद रखोगे, किसी चालक में लगने वाला बल F बराबर आई बी एल साइन थीटा से आप B बराबर निकालोगे तो F अपान में आई एल निकालोगे, आई एल, तो इससे मात्रक मिलेगा आपको न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। प्यारे बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। इसी को आप टेस्ला भी बोलते हो। ये एसआई मात्रक है, ये इसका एसआई मात्रक है। ओहो, ये तो गलत हो जाएगा, ये इसका एसआई मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण बच्चों कैपिटल एम, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है कैपिटल एम बराबर, कैपिटल वेक्टर एम बराबर, या कैपिटल एम देख लो, कैपिटल एम बराबर होता है एन आई ए। ये आई ए समझ रहे हो ना, एन तो फेरों की संख्या और आई मतलब एम्पियर, एम्पियर, और ए मतलब मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, वो धारावाही लूप का क्षेत्रफल और धारा प्रवाहित धारा का मान। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका बच्चों यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलत करके लिखा गया है, ठीक है, ये सही से घाते नहीं लिख पाई हैं टाइपराइटर महोदय जी, कुछ तो टाइपिंग्स में गलत किए हैं। नेक्स्ट देखिए, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव पर होता है। बच्चों नमन कोण का जो मान होता है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव पर, ध्रुवों पर नमन कोण का मान शून्य कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। नमन कोण का मान ध्रुवों पर 90 डिग्री, और विषुवत रेखा पर जल्दी से बता दो, जल्दी से, समय बहुत कम है। विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर जो होता है वो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, याद रखना। नमन कोण का मान थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। मेरे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं आप सभी बच्चों का। ठीक है, चलो भाई, कौन बच्चा कह रहा है 13 का क्रॉस? बहुत पीटे जाओगे। टेस्ला मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय प्रेरण का। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, ये तो गलत हो गया, 11 नंबर गलत बोल रहे हैं भैया, बी और सी दोनों का। भैया चुंबकीय प्रेरण का भी, चुंबकीय प्रेरण भी चुंबकीय क्षेत्र का ही बात है, तो चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय प्रेरण का, दोनों का। तो डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी। वेरी गुड, गजब, लव यू बच्चा पार्टी, लव यू सो मच। क्या जवाब दियो, मेरी गलती पकड़ ली आप, है ना, धन्यवाद। अब पकड़ के दिखाना, ठीक है, अब पकड़ के दिखाना, समझ जाओ, आगे कुछ बोलेंगे नहीं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। अगला देखिए, कांच का अपवर्तनांक n, कांच का अपवर्तनांक n किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? कांच का अपवर्तनांक n किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? अच्छा रिपीट है, लाल, पीला, नीला, बैंगनी। बच्चों अपवर्तनांक n बराबर किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? बच्चों तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे ज्यादा लाल रंग की होती है। आपको पता है कि अपवर्तनांक का तरंग दैर्घ्य से संबंध व्युत्क्रम का होता है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, सबसे तरंग दैर्घ्य किसकी कम होती है? बैंगनी रंग की। तो जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा? बैंगनी रंग का होगा, बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण डेल एम होता है। बच्चों डेल एम बराबर आप लोगों को पता है, डेल एम बराबर n-1 इंटू ए होता है, n-1 इंटू ए होता है। मैं आपसे कह दूं, अगर आपसे मैं कहता हूं कोणीय वर्ड विक्षेपण क्षमता बताइए, थीटा का मान क्या होता है, तो आप कहोगे डेल वी माइनस डेल आर, डेल वी माइनस डेल आर। कोणीय वर्ड विक्षेपण, कोणीय वर्ड विक्षेपण है ये। क्या है बाबू? कोणीय वर्ड विक्षेपण है, क्षमता नहीं है ये, कोणीय वर्ड विक्षेपण है ये, कोणीय वर्ड विक्षेपण कहते हैं। ठीक है,
कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होती है? जो किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच, किन्हीं दो रंगों की प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और कोणीय वर्ण विक्षेपण जब क्षमता की बात होगी, क्षमता, तो W बराबर या ओमेगा बराबर लिखते हैं, ओमेगा बराबर वो थीटा अपान में मध्यवर्ती रंग का विचलन डेल वाई से लिखा जाता है, डेल वाई, येलो पीला रंग। हाँ ठीक है। हे बाबू कुटा जेबो बहुत ज्यादा, फिर दिमाग ना खराब हो। इसमें बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? AN-1, AN-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। दो उत्तल लेंस जो संपर्क में है उनका समतुल्य लेंस होगा। दो उत्तल लेंस जो संपर्क में है उनका समतुल्य लेंस होगा बाबू, उत्तल ही होगा, उत्तल ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान, भैया तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अभी मैंने बताया अपवर्तनांक से व्युत्क्रम का संबंध होता है, तो तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक घटता है। अगर भैया तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, ए बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणें होती हैं, क्या होगा बाबू? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होती हैं। कैथोड किरणों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। फोटान की ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? फोटान जो है वो E बराबर एच न्यू होती है। फोटान की ऊर्जा जो होती है E बराबर एच न्यू होती है। इसमें आवेश होता है? नहीं, ये वैद्युत उदासीन होता है, ये वैद्युत उदासीन होता है, याद रखना, कई बार पूछ लेता है। वैद्युत उदासीन फोटान होता है। फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बाबू याद रखना, पूरा किताब पढ़ के बैठा हूं, ऐसे 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 रट्टा मार के बैठा हूं, पूछो ना इसका रट्टा मार के बैठो या चाहे किताब घुसी मंदर बैठो, जो भी कहो, जो भी किताब प्रकाशन की आप उठा लो। लाइमन श्रेणी आप कहोगे तो ये क्या होती है बच्चों? पराबैंगनी भाग में पड़ती है, पराबैंगनी भाग में पड़ती है। अगर बामर की बात होगी, बामर श्रेणी की, तो बामर श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ती है। दृश्य भाग में लाइमन बामर। पाश्चन श्रेणी की बात होगी अगर, तो पाश्चन और ब्रैकेट, पाश्चन ब्रैकेट और फुंड जो जी होंगे, ये फुंड जी, ये तीनों ही श्रेणी अवरक्त भाग में पड़ती है, याद रखिएगा। कहां पर पड़ती हैं? अवरक्त भाग में पड़ती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू? लाइमन बामर। बामर कहां है भैया? दृश्य भाग में बामर जी हैं, तो बी फॉर भाभी जी घर पे सबके लिए खाना बना रही होंगी, ये होगा बी ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? जी हाँ बिल्कुल, बामर। बताओ भाई, सही है। अभी 20 क्वेश्चन हुए भैया, 20 क्वेश्चन, और 20 मिनट से ज्यादा क्लास हो गई आज। बहुत बहुत थप्पड़ पड़ेंगे तुम लोग के आज, पूरे बिहार में थप्पड़ थप्पड़ गूंजेंगे, चटाचट चटाचट की आवाज ऐसे आएगी। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है बच्चों? पूरे चक्र में, जूम जूम जूम, पूरा चक्र में एक धारा बच्चों प्लस इधर भी और माइनस उतनी ही धारा, तो जब आप प्लस आई और माइनस आई जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो पूर्ण चक्र के लिए धारा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी बाबू, सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर अर्ध चक्र के लिए पूछ लेता, ए बाबू, ए टीपू सुल्तान, याद मत करो, रट लो तुमको कुछ आता जाता तो है नहीं। अर्ध चक्र के लिए क्या होगा? फास्ट सर, इतना फास्ट चलेंगे ना, हाँ इतना फास्ट पड़ेगा कि दिमाग सही हो जाएगा। जब क्वेश्चन बता रहे हैं तो काहे लिए नहीं सुन रहे हो? एक के साथ दूसरा फ्री बता रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट से कम नहीं है यहां पर चीजें। अर्ध चक्र में क्या होगा? अर्ध चक्र की अगर हम औसत धारा निकालेंगे आधे चक्र की, केवल इतने बाबू, केवल इतने अर्ध चक्र में, तो आई एम बराबर 2I0 बटे में पाई, 2I0 बटे में पाई, या कह लो बराबर में 0.637। कुछ मान नहीं दिया क्या? 0.6 ये मान नहीं दिया गया? 2 बटे पाई का मान सब हल करके जो दिया जाता है, नहीं दिया क्या? कोई बात नहीं, नहीं दिया ऑप्शन में आप 2I0 बटे पाई, वो भी तो नहीं दिया। अच्छा दिया है, लेकिन ये शून्य लिखोगे, ठीक है। पूर्ण चक्र के लिए बाबू शून्य होती है। इतना टाइम क्यों लगाया सर, जल्दी बढ़िए। प्रतिघात का मात्रक बाबू ओम होता है। प्रतिघात, प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो, सबका मात्रक, प्रतिरोध सबका मात्रक ओम होता है। तब तो तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, तो वर्ग माध्य मूल मान, मूल औसत वर्ग धारा मान पूछता है। सी ऑप्शन याद रखना, मतलब कौन सा मान? IRMS, इसे वास्तविक मान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी आवृत्ति सबसे कम है? गामा किरणों की, एक्स किरणों की, पराबैंगनी की, रेडियो तरंगों की। आवृत्ति सबसे कम किसकी है? ओ भाई सर, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा रेडियो तरंगों की, और इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है किसकी? रेडियो तरंगों की। आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा किरणों की। यहां पर आवृत्ति सबसे कम पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहां पर बता दें क्या, हिंट देके बता तो दिया, क्या लिखना जरूरी है कि लिखें इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा? लिखिए, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार होना चाहिए। भैया अवरोध का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए, अवरोध का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं। बबुआ बी फॉर बी फॉर नहीं बोलोगे। नेक्स्ट, ब्रूस्टर का नियम क्या कहलाता है बाबू? म्यू बराबर tan IP, म्यू बराबर tan IPC। नेक्स्ट, कार्यफलन का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्यफलन, कार्यफलन भैया जूल भी होता है कार्यफलन, है ना, कार्य ही तो है कार्यफलन, है ना, और ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है कार्य और ऊर्जा सेम होते हैं, और जूल ऊर्जा का भी मात्रक जूल है। ए और बी दोनों है भैया, ये कौन सा हो गया? डी ऑप्शन, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या है? डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या है बाबू? डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र जो होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान में एम वी, या कह लो एच अपान में पी। तो एच अपान में पी कौन सा है? एच अपान में एम वी है, ए ऑप्शन सही होगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपान में एम वी, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर आधारित है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस पर आधारित है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस पर आधारित है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। चोर घंटी सब कुछ बताए थे क्लास में, यूट्यूब पर हुई थी वो क्लास, वन शॉट क्लास, भूलना मत, नहीं चैप्टर नंबर 11 समझ लेना। अल्फा कण पर आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है, क्या होता है? अल्फा कण पर आवेश बच्चों जो होता है, कहां गया भैया? अल्फा कण पर आवेश +2e होता है, ये हीलियम का नाभिक होता है He++, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का स्रोत है भैया, सौर ऊर्जा जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन का है, नाभिकीय संलयन का है। पढ़ लो बेटा, हाँ पढ़ ले बेटा, आज समय है, नहीं फिर गड़बड़ है। कल क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता, आज पढ़ने का दिन है। नाभिक की त्रिज्या का द्रव्यमान ए के साथ संबंध क्या होता है बाबू? आर बराबर ए की पावर 3 1 की घात 3 1/3, आर अनुक्रमानुपाती ए की पावर। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या है, ए क्या है? नाभिक की त्रिज्या है। नेक्स्ट, एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या है? बच्चों एंड गेट जल्दी बताओ, ये कह रहे हैं हमें बता दीजिए आप लोग, AND एंड गेट, ये गेट ये दरवाजा है, एंड गेट का व्यंजक बताइए। मैं आपको एंड गेट का ट्रिक बता देता हूं, ये डी है, डी वाला ऐसे डी बनाओ थोड़ा बस, इसमें 2 इनपुट, एक ए एक बी और एक आउटपुट, एक आउटपुट कौन सा? वाई, वाई बराबर ए एंड बी, ए एंड बी मतलब ए इंटू बी, ए इंटू बी, इंटू नहीं बोला जाता, एंड बी बोला जाता है। ए एंड बी वाई बराबर ये होएगा वाई, ये इसका प्रतीक चिन्ह याद रखने का। अगर और गेट बोल देते एंड और गेट तो ओ ये जो दिख रहा है ना, इसका आधा पेट काट दो। ये सर ये कौन सी ट्रिक बताते हैं आप? हाँ, ए और बी 2 इनपुट हो गए इसके और एक आउटपुट हो गया, और ए प्लस बी, और मतलब और ला दो, और खाने पीने को दे दो तो प्लस कर देना, तो ये और गेट का व्यंजक होता है, याद रखने का भाई, पूछ लिया जाता है। एंड और नॉट, नॉट का अगर पूछेगा तो नॉट मतलब टी फॉर ट्रायंगल, टी फॉर ट्रायंगल, ये हो गया। एक ही इनपुट होता है ए और एक ही आउटपुट होता है, लेकिन ये नथुनी पहने रहता है। ये y बराबर ए डैश होता है, इसको ए बार होता है, इसको पगला गेट भी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माडुलन का सही आयाम सही प्रकार है। माडुलन बच्चों ए आयाम माडुलन, आवृत्ति माडुलन, कला माडुलन, ये तो तीनों प्रकार ही होते हैं माडुलन के, तो ये तीनों होते हैं, उपरयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाशमिक संख्या 25 का द्विआधारी मान होगा। बच्चों ये दशमलव संख्या बोली जाती है 25, जितनी भी संख्याएं आप देखते हो वो सब दशमलव संख्याएं हैं कंप्यूटर की भाषा में। किसकी भाषा में? कंप्यूटर की भाषा में। ये जितनी भी नंबर आप पढ़ रहे हो ये सब कुछ क्या है? तो वो सब दशमलव संख्या है, कंप्यूटर की भाषा में मैं बोल रहा हूं। और इसको बाइनरी में बदलिए, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर ही समझता है, वो ये नंबर नहीं। आप 2 टाइप करते हो 2 नहीं समझता वो आप 25 टाइप किए 25 नहीं समझता। वो कैसे नंबर समझता है समझिएगा ध्यान से। अगर बाइनरी नंबर में दशमलव संख्या को बदलना हो तो क्या करेंगे? 2 से
डिवाइड करेंगे भाई। 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 दूना 24, कितना शेष बचा बाबू? 1 बचा। फिर 2 छक्के 12, कोई शेष नहीं बचा, 0। फिर 2 तिया 6, कोई शेष नहीं बचा, 0। फिर 2 से भाग 2 3 में तो 1 बार जाएगा, 2 1 कम 2, 1 शेष बचा। ए भाई 1 बार गया ना, यहां जैसे 2 12 बार गया था, 2 6 बार गया था, 2 3 बार गया था, 2 1 ही बार जाएगा, 1 शेष बचा। यहां से चल के ऊपर तक जाओ, लिखो पहले 1, फिर ये वाला अंक 1, फिर ये 0 0 1 0 0 1, 2 लगा दो, ये हो गया बाइनरी नंबर 1 1 0 0 1 2। अरे भैया ये बबुआ ए ऑप्शन टिक कर दीजिए, ए फॉर आंसर पूरा क्लियर बोले तो खलास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है। बच्चों अगर कोई भी आवेशित चालक बोला जाए ना भीतर, हमेशा याद रखना चालक शब्द जब बोला जाता है ना चालक, तो आवेश उसके पृष्ठ पर ही रहता है, भीतर नहीं जाता। अगर इस इंजेक्शन लेकर के भी ना इसके भीतर ऐसे ऐसे आवेश को इसके अंदर भी डालोगे ना, तब भी आवेश नहीं जाने वाला। आवेश हमेशा इसके पृष्ठ पर ही आ जाता है। इसलिए कोई भी चालक हो, फुटबॉल है मान लो, फुटबॉल चालक का है तो ऊपर ही आवेश आ जाएगा, भीतर नहीं जाएगा। हाँ, तरबूज मान लो एक गोली लोहे का है, आप उसके भीतर सिरिंज लगा करके आवेश डाल दो, आवेश ऊपर नहीं टिकेगा, पृष्ठ पर ही आ जाएगा, भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। लेकिन विभव नियत रहता है, विभव पूरे जगह नियत रहेगा। यहां पर ई बराबर क्या हो जाएगा? 0। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट भाई यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 5 माइक्रोफैरड है, मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? आपको सबको ये लोग पता है। 64 छोटकी 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 छोटकी, ये 64 बूंदे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या r है, ठीक है, और प्रत्येक पर Q कूलाम का आवेश है, तो विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। और यही सब बूंदे मिलकर के एक बड़ा बूंदा बना देती है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। छोटी छोटी बूंदे मिलकर कैपिटल R त्रिज्या का एक बड़ा बूंदा बना देती हैं। इसका विभव क्या हो जाएगा? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R। क्या पूछा है? बूंदे बनाती, धारिता पूछी। अच्छा धारिता, तो इसके एक बूंद की धारिता क्या होगी बच्चों? एक बूंद की धारिता C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r होगी। इसकी एक बूंद की धारिता क्या होगी? विभव नहीं, धारिता बताना है ना, तो C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R होगा, कैपिटल R होगा। इसके एक बूंद की, वो तो बड़ा बूंद है ही है, इसके एक बूंद की धारिता बता रहा हूं। अच्छा आयतन कभी नहीं बदलता, आयतन जो 4/3 पाई r क्यूब 64 गोलियों का होगा, वही 64 गोलियां मिलकर के एक बड़ी बूंद बना रही हैं, तो 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होगा। 4/3 पाई 4/3 पाई ये सब कट जाएगा। 64r को आप 4r का होल क्यूब लिख सकते हो, बराबर में कैपिटल R का क्यूब। इस प्रकार से कैपिटल R बराबर 4r मिल जाएगा, 4r तुलना करने पर। तो इस जगह पर जब आप रखोगे C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल R की जगह आप क्या रखोगे? 4r रख दोगे, तो इसे आप लिख सकते हो 4 इंटू, और ब्रैकेट में ये 4 इंटू ब्रैकेट 4 ये रख लो, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। आपसे कहा गया है कि जिनमें प्रत्येक बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैरड है। 64 समरूप बूंदे हैं, सभी छोटे छोटे आकार की बूंदे हैं, सभी की त्रिज्या r है मान लिया, तो सभी की धारिता कितनी है? 5 माइक्रोफैरड है। अर्थात इस टोटल की वैल्यू कितनी? 5 माइक्रोफैरड, इतने की। तो ये हो जाएगा 4 × 5, बड़े बूंद की धारिता कितनी आ गई? 20 माइक्रोफैरड। आप चाहो तो इसका आसान सा ट्रिक भी याद रख सकते हो। C' बराबर जितने गुना या जितनी बूंदे हैं वो n, उसकी पावर 1/3 और इंटू में उसका मान जो भी हो C, ठीक है। C' बराबर n की पावर 1/3, अर्थात उसका घनमूल निकालो और इंटू में C कर दो। क्या हो जाएगा बाबू? 20 माइक्रोफैरड। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम, मतलब Q बराबर भाई I बराबर Q अपान में T होता है, तो 1 कूलाम प्रति सेकेंड, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, संट का उपयोग गैल्वेनोमीटर में क्यों किया जाता है? बच्चों आपको पता है गैल्वेनोमीटर में संट का उपयोग गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से बचाने के लिए, उच्च धारा से सुरक्षा के लिए। बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बी फॉर भाभी जी हमको याद ही नहीं कर रही हैं, भाभी जी हमको याद ही नहीं कर रही हैं। 70 ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है? हाँ 500 में से 70 ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकता। अरे अरे भैया तुम खाली जुगाड़ सोचने आए हो कि यही 500 रट लें बस है ना? समझ रहे हैं भाई, तुम्हारी भावनाओं को अच्छे समझते हैं हम, बहुत अच्छे समझते हैं। तुमको अगर शतरंज के खेल में बिठाया जाए ना, जीत जाओगे। नेक्स्ट देखिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध
लंबाई पर, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी बाबू स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, निम्न प्रेरकत्व का भी। ए और बी दोनों, भैया डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, हेनरी। ठीक है, अच्छा जरा हमने दोनों के मात्रक बताओ, स्वप्रेरकत्व को एल और अन्योन्य प्रेरकत्व को एम। दोनों के सूत्र लिख के भेजो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनमो का कार्य सिद्धांत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता है? ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता है भाई? ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता है? ट्रांसफार्मर में भैया धारा बदल सकती है, विभव बदल सकता है, आवृत्ति नहीं बदलेगी। नो 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 नो, क्योंकि ये धारा थोड़ी बदल देता है, आवृत्ति नहीं बदलती है बच्चों। ट्रांसफार्मर एसी करंट को ही एसी में बदलता है, बस धारा और वोल्टता को बढ़ा या घटा सकता है, बाकी कुछ नहीं, तो इसलिए आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो इसकी शक्ति। बच्चों उत्तल लेंस किसका बना होगा? कांच का। लेंस किसका बना होगा? कांच का बना होगा। और जब लेंस को किसी पानी में जब डुबोएंगे तो बाबू क्या होगा? उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। फोकस दूरी बढ़ेगी, इसका मतलब P बराबर होता है 1/f। इसका मतलब शक्ति घटेगी। शक्ति क्या होगी उसकी? घटती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, याद रखना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता संयोजक के सामान्य संयोजन के लिए होती है तो -FO/FE। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। मैं कई बार क्वेश्चन बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। ए बाबू तुम बहुत जल्दी में हो, तुमको हम उठा पटक देंगे, कूट देंगे, यहां पर दिमाग सब सही हो जाएगा। ये जो आपतित प्रकाश है उसमें फोटान होते हैं, ऊर्जा के पैकेट माने जाते हैं। प्रकाश ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है, जिनकी ऊर्जा होती है बराबर hν। ये h क्या है? प्लांक नियतांक है, 6.6 × 10⁻⁻⁻⁴ जूल प्रति जूल सेकंड मात्रक। अब ये जब किसी भी पृष्ठ पर धातु पर आपतित होता है तो उससे क्या उत्सर्जित होते हैं? उससे उत्सर्जित होते हैं इलेक्ट्रॉन, बाहर निकलते हैं। ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं, कैसे? तो E बराबर जो होता है वो तो धातु के कार्यफलन और प्लस गतिज ऊर्जा के रूप में बचती। ये जो कुल ऊर्जा है ना, वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को दो भागों में खर्च करनी पड़ती है। एक तो धातु का कार्यफलन और दूसरे उसके पास गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। आपसे यहां पर प्रश्न पूछा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों के पास जो एनर्जी है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी है, एनर्जी निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पर। ना 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 ना, प्रकाश की तीव्रता से तो केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उत्सर्जित होंगे ये डिसाइड होता है। तो प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है बाबू। अगर संख्या पूछता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग टिक कर देते, इलेक्ट्रॉन की संख्या टिक कर देते बबुआ। लेकिन ये बाबू पूछे ही नहीं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आवृत्ति पर। जी हाँ। धातु के कार्यफलन पर? जी हाँ। बी और सी दोनों? अरे भैया डी ऑप्शन इसका सही कर दीजिए, डी फॉर सही कर दीजिए, इसका सही करिए, क्वेश्चन सही करिए भाई। ये डी ऑप्शन सही है कि नहीं? वाह भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत बेहतर। एक एएमयू किसके बराबर होता है बाबू? एक एएमयू 931, एक एएमयू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन है, दाता अपद्रव्य तत्व है। दाता अपद्रव्य तत्व वह होता है जो पंच संयोजी होता है, और पंच संयोजी है हमारा फास्फोरस। इसकी संयोजकता 5 होती है मेरे लाल बाल गोपाल जी। और ये अपद्रव्य जो है वो कैसा चालक, अर्धचालक बनाएगा? n प्रकार अर्धचालक बनाएगा। अब जल्दी से मुझे अभी तक में बताओ कि 50 में किसका कितना सही हुआ मेरे लाल बाल गोपाल जी? जल्दी से देखते हैं। मेरे छापो सुल्तान क्या लिख रहे हैं? स्वीटी कुमारी जी, निर्मल और ये रोशन, विकास, अजम, कृष्मा,
कृष्णा ठाकुर, और ये कौन है, रोहित यादव बिहार। हाँ गुरुजी, ताकि हम लोग, हाँ, ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। बताइए 50 में कितना सही हुआ, 35 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 48 40। भूल गए सर, इतना उदास क्या है हो, भूल कैसे सकते हैं यार तुमको हम, हाँ, ए फगुनिया, तू हमारा जान हो जान। 50 में 40, 40 प्लस 40 प्लस, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भैया 500 क्वेश्चन का मतलब 500 कितने हो जाएंगे, कितनी जल्दी में हो जाएंगे भैया। लेकिन इतना जरूर है कि सबको मल्टीप्लाई करोगे जिसमें जितना हम बताते चल रहे हैं, तो भैया वो होगा। अगर आपको यहीं पर एक बता दूं, बताओ पी प्रकार अर्धचालक बनाना होगा तो आप क्या करोगे, पी प्रकार अर्धचालक में कितने संयोजी तत्व वाला मिलाओगे, तो +3 संयोजकता वाला तत्व मिलाओगे, बस, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं जो बता रहा हूं उनका मल्टीप्लिकेशन करते करते 500 क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 200-250 क्वेश्चन हैं, 250 क्वेश्चन, ठीक है। और उनके साथ साथ मतलब और तो क्वेश्चन इसमें पीडीएफ पड़े हुए हैं, जब पीडीएफ पे पीडीएफ लगाते जाएंगे, हाँ, सब क्वेश्चन एक तरफ से ढूंढ के सेट करके रख चुके हैं, पिछले कई दिनों से मेहनत चल रही थी, सब सेट करके लगा दिया है। अब आनंद सर आपके सामने केवल क्लासेस लाएंगे, रिवीजन लाएंगे और अखंड लाएंगे। 22 दिसंबर को जुड़ना मत भूलना, 22 दिसंबर शाम 6 बजे इतिहास लिख देना बच्चों, इतिहास लिखने का वक्त आ चुका है। पता है आपको दुनिया से जीतना यार आसान है, खिलजी जीत लिए थे, ये 2-4 राज्य जीत लिए, उनको लगा कि हम जीत लिए, राजवंश जीत लिए, बेवकूफ लोग होते हैं। हाँ, कितनी सल्तनतें आई, राज करी, खत्म हो गई। है बात की सही कि नहीं। मैं कहता हूं दुनिया से जीतना आसान होता है, सबसे बड़ी जीत खुद से होती है। जिस दिन खुद से जीत जाओगे ना, उस दिन दुनिया जीत जाओगे। सारी आदतें, सारी बातें, अंदर के क्रोध को रोकना, संयम बनाना, दुर्व्यसन छोड़ना। कितने लोग किन किन चीजों से ग्रसित हैं, परहेज कर नहीं पाते हैं, वही तो है सबसे बड़ी अपनी खुद से लड़ाई है। अब आपकी लड़ाई है खुद से, किस बात की, खुद से खुद को बदलने की। और आज से वही तैयारी अब हो जानी चाहिए, है कि नहीं। आज से वो तैयारी हो जानी चाहिए कि सर हम अब पढ़ने में अपने आप से पूरे 10 घंटा देंगे। और मैं आपसे 22 दिसंबर को शाम के 6 बजे से 6 PM शाम से लेकर के सुबह के 6 AM तक लेना चाहता हूं। ये 12 घंटे, दिन वाली क्लास नहीं है ये दिन वाली इतिहास लिख के नहीं, ये इतिहास नहीं लिखे जाते दिन में, रात में ही इतिहास लिखे जाते हैं। इतिहास रात में लिखे जाते हैं, दिन में नहीं, ठीक है। तो ये शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की क्लास है, साथ देना होगा। आप भी अपने पन्नों में लिख लेना एक बढ़िया सादे पेज में कि 22 दिसंबर को जो बड़ा दिन होता है ना, वो बड़ा दिन नहीं, सोमवार के दिन हम बड़ी रात जगेंगे, ठीक है। बड़ा दिन होता है, रात को इतना छोटा कर देंगे कि रात भी कहेगी ये बच्चे बड़े खतरनाक हैं यार, ये कौन सा टीचर है, ये इनका कौन सा भाई है जो बड़ा इनको जगा रहा है, इनको ऊर्जा पे ऊर्जा दिए जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्यों, जल्दी से बताओ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि बच्चों वे समानांतर होती हैं। हाँ, वे कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 2 दिशाएं समानांतर होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। वे कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव होंगी जो असंभव है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी जगह ऐसा बन जाता है कि कहीं पर यह विद्युत बल रेखा गई है, तो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या प्रदर्शित करती है। तो याद रखना, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। सर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही क्यों, ऐसे क्यों नहीं बना सकते भाई स्पर्श रेखा खींचे हैं तो इधर भी हो सकती है कि नहीं, लेकिन नहीं बच्चों, धन परीक्षण आवेश जिस दिशा में मूव करता है उसी दिशा में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलगित चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। बच्चों जब किसी भी विलगित चालक को धनावेशित किया जाता है, धनावेशित, तो इसका मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर किए गए हैं, तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान
किसी विलगित चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है बाबू। द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। अगर धनावेशित किया जाएगा तो द्रव्यमान घटेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम होता है, याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर विद्युतीय बल क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय बल क्षेत्र बच्चों संरक्षी बल क्षेत्र है, ठीक है। स्थिर विद्युतीय बल संरक्षी बल होता है। विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है, ऐसा भी प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बच्चों अगर 3 संधारित्र 1 2 ये 3 संधारित्र हैं, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिणामी धारिता क्या होगी? बच्चों श्रेणी क्रम के लिए 1/CS सीरीज कॉम्बिनेशन संधारित्रों का प्रतिरोधों का होता तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे लिखते, लेकिन संधारित्रों का है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस प्रकार से लिखेंगे। ये क्या आ जाएगा? 3/C, लेकिन ये 1/CS है, पलटो इसको तो CS मतलब नेट जो आया श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो नेट धारिता आई, इसको भी पलट दो तो C/3 हो जाएगा, C/3 हो जाएगा, ठीक है बाबू, C/3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है बच्चों P बराबर होता है W/T। आपको पता है W का सूत्र VIT, W बराबर VQ से, W बराबर क्या होता है? VQ से, तो Q बराबर IT रखोगे तो ये बटे में T, और क्या लिख सकते हो? I² RT बटे में T, और क्या लिख सकते हो? V² बटे में R इंटू T बटे में T। तो इस प्रकार से P के सूत्र बहुत सारे आ जाते हैं, T से T, T से T, T से T सब काट दीजिए। तो यहां पर आपसे विद्युत विभव और प्रतिरोध के पदों में पूछा है तो P बराबर V² बटे R आ जाएगा। ये होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? V² बटे R, C ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, C ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबे के एक तार और लोहे के एक तार को श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा प्रवाहित की जाती है, किस तार में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी? प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, आपको बता दें जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा वो बच्चों I² RT प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसकी ऊष्मा भी ज्यादा होगी उसमें। तांबे के एक तार और लोहे के एक तार को श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा प्रवाहित की जाती है। आपको पता है कि अगर तांबे के तार को और लोहे के तार को दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो धारा दोनों में समान जाएगी। किस तार में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी? बच्चों अधिक ऊष्मा उसमें उत्पन्न होगी जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, और मैं बता दूं लोहे का प्रतिरोध ज्यादा होता है, लोहे का प्रतिरोध अधिक होता है, लोहे का प्रतिरोध तांबे से अधिक होता है, ठीक है, याद रखना, तांबे से अधिक होता है, लोहे का प्रतिरोध तांबे से अधिक होता है, तो इसलिए लोहे के तार में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, विभव मापी मुख्यतः क्या मापता है? विभव मापी तो भैया कई सारे काम करता है, प्रतिरोधों की तुलना, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, लेकिन जो मुख्यतः काम करता है वो विभवांतर ज्ञात करने में करता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। बच्चा आपको मैंने डेरिवेशन कराया था, इलेक्ट्रॉन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा गोल गोल चक्कर काटेगा, वृत्ताकार पथ पर घूमता है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रकृति जाई, ये ऐसे काई का निशान होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति क्या होती है बच्चों? स्थिर होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, ऋणात्मक होती है? जल्दी से बताओ भैया, स्थिर होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, ऋणात्मक होती है? हम बता दें भैया, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी जो चुंबक प्रवृत्ति है वो स्थिर होती है या शून्य होती है? बता दो भाई, ऑप्शन बता दो। ओ भाई बता दो जल्दी से। हम्म जल्दी से बताओ।
आप लोगों के क्या जवाब आ रहे हैं हम भी सुनना चाहेंगे, हम भी देखना चाहेंगे। सर बी ऑप्शन है, भर सर एक ए ऑप्शन है, कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है तो अपने लक्ष्यों की ओर कदम रखते रहो। कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन, सपने बड़े देखो परिश्रम करो और तुम सफलता तुम्हारी होगी। बिल्कुल भाई, पावर ऑफ आनंद अवस्थी सर, वाह। हमारा नाम बहुत अच्छे से जान गए हो ना। अच्छा भाई, क्या करेंगे सर। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, काई जो अणचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति होती है बच्चों, वो जो अणचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इनकी जो भाई किसी भी पदार्थ का जो परम ताप होता है वो निश्चित होता है, तो उसकी जो पदार्थ की प्रवृत्ति होगी वो स्थिर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति म्यू आर का मान क्या होता है। म्यू आर का मान, अगर लौह चुंबकीय पदार्थों की बात हो रही है, लौह चुंबकीय पदार्थों की, तो वो एक से बहुत अधिक होता है। एक से बहुत अधिक होता है, एक से अधिक नहीं, एक से बहुत अधिक होता है बच्चों। एक से बहुत अधिक वाला है ही नहीं, ऑप्शन है नहीं। हाँ, एक से अधिक, क्यों, म्यू आर बराबर 1, म्यू आर बराबर 0, म्यू आर बराबर 1। चलो कोई बात नहीं, म्यू आर से बड़ा है, एक से बड़ा है म्यू आर, तो ए ऑप्शन आप सही कर सकते हो, ए ऑप्शन सही कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रेरकत्व एल में चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र है, तो प्रेरकत्व एल में 1/2 LI², बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है बच्चों। भंवर धाराओं पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, अन्योन्य प्रेरण पर, स्वप्रेरण पर। तो भैया स्वप्रेरण पर चौक कुंडली, क्योंकि उसमें एक ही कुंडली होती है, तो स्वप्रेरण पर आधारित होता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 62वें नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ जो होता है, जो उसका शक्ति गुणांक होगा वो क्या होगा। शक्ति गुणांक क्या होगा, 1 होगा। शक्ति गुणांक क्या होगा, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। हाँ, क्या होगा भैया। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ अर्थात जिसमें और कुछ ना हो, केवल प्रतिरोध आर हो, तो उसका शक्ति गुणांक क्या होता है बच्चों, 0 होता है। मतलब शक्ति cos 0 डिग्री, कलांतर कुछ नहीं होता, तो जब कलांतर कुछ नहीं होता तो cos 0 डिग्री की वैल्यू cos 1 होती है, क्योंकि कलांतर होता ही नहीं है प्रतिरोध में, है ना, प्रतिरोधी परिपथ। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि नहीं बदलती। भैया अभी मैंने बताया था, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती बाबू, आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है। पथांतर जो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए होता है वो n लैम्डा, अगर विनाशी व्यतिकरण के लिए तो 2n लैम्डा 2n + 1 बटे λ/2 इंटू λ/2 ये हो सकता है। नेक्स्ट, खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई क्या होती है, FO + FE होती है, तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल, कैडमियम की छड़ें नहीं भैया, भारी जल प्रयोग होता है, तो भारी जल को ही हम लोग डिस्कस कर देंगे भाई, और तो है नहीं, भारी जल प्रयोग होता है बच्चों, भारी जल, ठीक है, भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, किसमें विक्षेपित होती हैं। बीटा किरणें किसमें विक्षेपित होती है। भाई इसको बीच में ऐसे कर दिया करें ना, हम उधर से पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं ना, तो बड़ा उल्टा पुल्टा हाथ दर्द करने लगता है, क्योंकि हम ऐसे, है ना, राइट हैंड वाले क्रिकेटर है ना, इसलिए बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। तो केवल चुंबकीय क्षेत्रों में भैया बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में भैया, दोनों में होंगी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये बताओ जल्दी से क्या क्वेश्चन है। अर्ध आयु अर्थात T1/2 और 6 नियतांक लैम्डा में क्या संबंध होता है। क्या संबंध होता है भैया, होता है T1 0.693 बटे लैम्डा, ये log 2 का मान होता है। बिल्कुल सही बात है बाबू, यही होता है ए ऑप्शन। मैं दूसरे ऑप्शन पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि यही बिल्कुल सही ऑप्शन लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। 30 से 300 हर्ट्ज ना, मिली मेगा हर्ट्ज होना चाहिए, 30 से 300 किलो हर्ट्ज नहीं, 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 70 क्वेश्चन हो गए हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगले क्वेश्चन में है कि साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? रंगीन दिखाई देता है, इसका व्यतिकरण कारण है। क्यों 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 बच्चों? व्यतिकरण है कि नहीं? ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन, प्रकाश का व्यतिकरण। बच्चों प्रकाश का व्यतिकरण ही इसका प्रमुख कारण है। साबुन का बुलबुला जो है वो रंगीन दिखाई देता है, क्योंकि कहीं कहीं पर पता बहुत सारे पतली फिल्म होती है, बहुत पतली फिल्म होती है, तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना घटित होती है। तो कहीं कहीं पर ज्यादा एक ही रंग के प्रकाश के मिल रहे होते हैं तो वहां तीव्रता ज्यादा, कहीं अलग अलग तो तीव्रता कम, तो चमकदार कम, अंधेरा, मतलब वो इसीलिए चमकीला दिखाई देता है साबुन का बुलबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या हो गया? अगला प्रश्न ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी क्या होती है? तो भैया न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत होती है, तो 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। और कुछ लिखा नहीं है, अतंत लिखा हुआ है, यही होगा बच्चों, एवं अनंत। ठीक है, इसको अनंत लिख लेना, एवं अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलनाकार लेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है बाबू? बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, बेलनाकार लेंस को दूर करने के लिए बच्चों, बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता को दूर करने के लिए, एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर बच्चों दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने की बात होगी तो किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल। और अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बात होगी तो किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल। अगर जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस की बात होगी तो द्विफोकसी लेंस। कौन सा बच्चों? द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस अर्थात जिसमें लेंस अवतल और उत्तल मिला करके बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है बच्चों? फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर होता है डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी, डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी, डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की? बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तो प्लांक ने भी बताई थी, लेकिन उतना अच्छा नहीं भाई, जो विस्तृत व्याख्या दी वो आइंस्टीन जी ने दी, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने वाले आइंस्टीन जी थे, जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणें समूह हैं इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के, फोटॉनों के, परमाणुओं के। बच्चों कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों के समूह हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी छोटा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में अवश्य रहता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन अवश्य रहता है, न्यूट्रॉन तो नहीं भी होता। जैसे हाइड्रोजन परमाणु में कभी कभी न्यूट्रॉन नहीं भी रहता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो भाई अगर प्रोटियम की बात करें 1H1 तो उसमें नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया बाबू कि थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु होता है, थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु उदासीन होता है। उन्होंने कहा था धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में होते हैं, इसलिए ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है मेरे बच्चे पार्टी लोग, निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है? अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन और फोटान। तो फोटान आवेश रहित है, फोटान में कोई आवेश नहीं होता, फोटान को विद्युत उदासीन माना जाता है, विद्युत उदासीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बाबू कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, इसका क्या अर्थ है? किसी भी पदार्थ की अगर अर्धायु कह रहे हैं 10 दिन है, इसका मतलब है वो 10 दिन में आधा हो जा रहा है ना, आधा हो जा रहा है, 20 दिन बाद पदार्थ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा मत कहिएगा कि 20 दिन बाद सर 10 दिन में अगर आधा तो अगले 10 दिन में खत्म, मतलब 20 दिन में पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, 10 दिन बाद पदार्थ जो होगा वो आधा विघटित हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये रह जाएगा। ठीक है, 20 दिन बाद 10 दिन बाद क्या हो जाएगा? पदार्थ का 1/2 भाग विघटित हो जाएगा। ठीक है, विघटित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताइएगा, 81 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के बीच में कि व्यामान ऊर्जा संबंध, ओहो मतलब द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये मेरे टाइपराइटर महोदय जी क्या गलती करते हो आप? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है E बराबर mc², किसने दिया? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है बच्चों वो किसने दिया? आइंस्टीन जी ने दिया। किसने दिया? आइंस्टीन जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किया जाता है, तो पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग
किसके लिए किया जाता है? प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, दिष्टकारी की तरह, माडुलक की तरह। तो बच्चों अगर डायोड पूछ रहा है, अगर ट्रांजिस्टर पूछता तो प्रवर्धक दोलक दोनों की तरह करते हैं, लेकिन दिष्टकारी की तरह अगर डायोड केवल पूछा है तो हम केवल लिखेंगे दिष्टकारी की तरह, रेक्टिफायर की तरह। एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है रेक्टिफायर। क्या बच्चों? जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको दिष्ट धारा में बदलता है रेक्टिफायर। इसी को दिष्टकरण कहा जाता है। वह युक्ति जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है उसे दिष्टकारी कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। एसी टू डीसी प्यारे बच्चों हम लोग बनाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन प्रकार का अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं? एन प्रकार के अर्धचालक में बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पी प्रकार का अर्धचालक होता तो पी प्रकार के अर्धचालक में होल होते हैं। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक में छिद्र होते हैं, होल होते हैं। ठीक है बबुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉट गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या है? नॉट गेट के लिए बूलियन व्यंजक, अभी मैंने बताया कि नॉट गेट जो होता है उसे पगला गेट भी कहते हैं। इसमें एक इनपुट है ए और इसमें ये नथुनी पहना दो तो ये हो गया नॉट पगला गेट। तो ये ए बार, मतलब आपने फ्रिज में देखा होगा, इसका उदाहरण मैंने बता रखा है, इसका उदाहरण मैंने समझाया था, आप फ्रिज में देख सकते हो। फ्रिज को जब आप बंद करते हो तो लाइट ऑफ हो जाती है अंदर, लाइट ऑफ हो जाती है। जैसे आप फ्रिज खोलते हो सारा सामान आपको दिखने लगता है क्योंकि बल्ब जलने लगता है। ठीक है, अंदर ऐसे बच्चों जब आप फ्रिज बंद कर देते हो ना तो वो लाइट अंदर ऑफ हो जाती है, क्योंकि ऐसे जलाए रखने से वहां क्या मतलब है? बिजली की बचत करने के लिए ऐसा वैज्ञानिकों ने बना रखा है कि वहां लाइट जलती नहीं है फिर। तो ये चीज याद रखिएगा, यहां पर उल्टा काम करता है ए बार, वाई बराबर ए बार, इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्योम तरंगों स्काई वेव्स माध्यम से संचार आधारित होता है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। हाँ बिल्कुल, आयन मंडल के परावर्तन पर ही, अवशोषण पर नहीं। क्षोभ मंडल के परावर्तन ना ना भाई, व्योम तरंगे जो हैं बच्चों वो आयन मंडल के परावर्तन द्वारा संचरित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर ए भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, TIR। हीरे का चमकना, TIR। मृग मरीचिका मतलब मरीचिका किसके आधार पर? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ओ भाई, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, फैक्स का अर्थ क्या है बाबू? फैक्स का अर्थ क्या है? फैक्स का अर्थ है फुल एक्सेस जेरोक्स, फैक्सिमाइल टेलीफोनी, फॉर अवे जेरोक्स। नहीं भैया, फैक्सिमाइल टेलीफोनी ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेंज का नियम किस पर आधारित है? सर ये 15वें चैप्टर के बाद डायरेक्ट आप लेंज का नियम किसके संरचना पर आधारित है, आप डायरेक्ट जब 6वें चैप्टर पे आ जाते हो तो लगता है ये कॉन्सेप्ट तो याद नहीं रहा। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वहां पर ऐसा थोड़ी होता है कि ये क्वेश्चन होंगे। इतने मिक्स, मैंने छाट के क्वेश्चन उठा के रखे, छाट के, और ऐसे क्वेश्चन कि मुझे भैया अब आपको 70 में 35 की तैयारी करानी है, मतलब 35 पक्के तो पक्के, एकदम ऐसे मोहर लगा दो, ठाप, काम खत्म। हम वैसी बातें नहीं करना चाहते। अब जितना टैलेंट, जितना हमें अपना टैलेंट थोड़ी दिखाना, हमें आपका टैलेंट बाहर निकाल के लाना है कि ऐसा क्वेश्चन ढूंढो, ऐसा तुक्का लगा दो, है ना? तुक्का नहीं लगाओगे, सरल प्रश्न याद करोगे, भले ईमानदारी से पेपर दोगे, ईमानदारी से पेपर देना। ऐसा नहीं कि आज किसी तरह से पास हो जाओगे, अगर किसी का देखे किसी का पढ़े, आज किसी तरह पास हो जाओगे, लेकिन ये आदत आपको आगे की रास्ते बहुत बहुत दुर्लभ कर देगी। फिर आप जिंदगी भर चीटिंग करते बीतेगा। याद रखना, जीवन का यही तो एक सिद्धांत बना लो कि हमें कुछ भी हो जाए चीटिंग नहीं करनी। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का नियम बच्चों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अच्छा मुझे बताओ, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? E बराबर -d∅/dt। ये माइनस चिन्ह यही बताता है कि जिस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, यह उसी कारण का विरोध करता है जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुआ है। यही लेंज सर ने बताया था, इसीलिए ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर जवाब दीजिएगा कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट बाबू किसके बराबर होता है? V बराबर क्या होता है? W/Q। तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम है।
सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, शून्य होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम है। अगर द्वितीय नियम हो तो सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 या सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 या इसे ही सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों ही तरीके से लिखना किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, ठीक है। यह किस पर आधारित होता है, तो ऊर्जा संरक्षण पर। और यह किस पर आधारित माना जाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित माना जाता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं जिनको भाई आप याद रखिएगा, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। 90 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो नया प्रतिरोध होगा। अब यहां भैया हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे नहीं, सीधे एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे। R डैश बराबर n स्क्वायर R। जब किसी तार की दोगुनी लंबाई बढ़ाई जाए, कमी जाए, तो उसके लिए 1/n के लिए बता, ताप बढ़ेगा तो धातु, अच्छा धातुओं का, हाँ तो धातुएं चालक होती है ना, ताप बढ़े चालक होती है ना, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना, प्रतिरोध बढ़ेगा भाई, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। चालकों का जो है प्रतिरोध बढ़ाने, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो जब प्रतिरोध बढ़ेगा विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है बाबू। चले, कितने क्वेश्चन हुए भाई, 92 क्वेश्चन हुए अभी। हे सर अभी तक 92 क्वेश्चन हुए, 100 क्वेश्चन करें जल्दी से, जल्दी से 100 क्वेश्चन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है, जल्दी से 100 क्वेश्चन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगले क्वेश्चन में देखिए, एक 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध कितना होता है। अरे भैया बल्ब का प्रतिरोध पूछा है, आप लोग देखो ये 100 वाट मतलब P बराबर 100 वाट दिया गया है, और कहा गया है विभव कितना 220 वोल्ट, कह रहे हैं बल्ब का प्रतिरोध बताओ। तो R बराबर, आप लोग एक सूत्र पढ़े हो, P बराबर V स्क्वायर बटे R। जब ये संबंध किसके, विभव, प्रतिरोध और शक्ति के बीच है, तो ये वाला संबंध लगाइए ना, क्योंकि दो वैल्यू दी गई, R निकालना है, तो R बराबर V स्क्वायर बटे P कर लो। V का मान कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर मतलब 220 गुणे 220 बटे में P का मान कितना है 100, तो 100 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, इस 0 से इस 0 कटा, तो R बराबर क्या आ गया 22 गुणे 22 क्या होगा बच्चों 484 ओम होगा। R बराबर क्या होगा 484 ओम हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बाबू, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन 93 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है अपसरित मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है भैया, नहीं शब्द पूछा है, तो प्रोटॉन को धनावेशित कण है, इसको तो गति करा सकता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान बहुत हल्का होता है, तुरंत त्वरित गति पकड़ लेगा, ये नहीं काम करेगा भैया। न्यूट्रॉन अल्फा कण ये धनावेशित कण है, इनको गति करा सकता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की विमा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा भैया हम लोग जानते हैं F बराबर IBL साइन थीटा, इससे ठीक है। B बराबर क्या होगा F अपान में IL। अब देखो F की विमा MLT-2, इसकी विमा A इंटू L, L से L बर्बाद हो गया, L से L बर्बाद हो गया, तो केवल क्या बचा B की विमा M और A ऊपर जाएगा T-2 और A-1, MT-2 A-1, बस यही विमा होगी, MT-2 A-1, M ये I कहाँ आ रहा है भाई, L तो है ही नहीं, L 0 होगा, MT-2 A-1, एक ही जगह आप I भी लिख सकते हो बच्चों, ये भी लिखा जा सकता है, इसको ये भी लिखा जा सकता है कि MT-2 I-1। आपको पता है कि विद्युत धारा को I से भी लिखा जाता है, कहीं कहीं A से भी, तो A ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इसको आप L0 भी लिख सकते हो। आप देख रहे हो कि L की घात क्या बची, केवल 0 बची, L से L कट चुका है, तो L0 लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही कंफ्यूज करेगा तो प्लीज इसको ध्यान देना, जब भी कंफ्यूज करे आपको क्वेश्चन तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? एल आर परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर बच्चों आपको पता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर होता है, और एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होगा, जरा देखो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 97 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आया कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि ताम्र क्षय कम हो, भंवर धाराओं द्वारा ऊर्जा क्षय कम हो, चुंबकीय क्षय कम हो, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों भंवर धाराओं द्वारा ऊर्जा क्षय कम हो, ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार इसीलिए बनाया जाता है कि भैया भंवर धाराओं द्वारा ऊर्जा क्षय कम हो, है ना? सही ऑप्शन दिए कि नहीं? भंवर धाराओं द्वारा ऊर्जा क्षय कम हो। 98 क्वेश्चन हो गए हैं, 98 क्वेश्चन हो गए हैं बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है? अभी मैंने बताया था चौक कुंडली स्वप्रेरकत्व के गुण से चलती, भाई चौक कुंडली जो है उसमें लगभग में 0 के बराबर ही होता है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक जो होता है बच्चों लगभग 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 0 के ही बराबर होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100वां नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ गया है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को बाबू, इस घटना को इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। बताइए 100 में अभी आपके कितने सही हुए, जल्दी से बताइए, फिर आगे 150 क्वेश्चन तक रुकेंगे नहीं, आगे फिर 150 तक नहीं रुकेंगे। अभी हमने भैया 1 घंटा ही क्लास ली है, जल्दी बताओ 100 क्वेश्चन में कितना सही हुआ? 100 क्वेश्चन में किसका कितना सही हुआ है? मुझे जल्दी से यहां जवाब आना चाहिए बबुआ, जल्दी से जवाब आना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। छापू सुल्तान आज तुम्हारी खैर नहीं। 7:30 बजा नहीं, खाने के लिए निहारने लगे हो, ताकने लगे हो। हाँ, मम्मी को थोड़ा आवाज कम लगाओ, परेशान कम करो। हमने देखा है बहुत लोग तो हैं। क्या हुआ भाई? सब कुछ तो सही है ना? नेटवर्क प्रॉब्लम है? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नेटवर्क इशू कर रहा है? ये भाई ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है क्या बच्चों? नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम, रुको 1 मिनट रुको भाई। बच्चों ये यूट्यूब का ही दिक्कत कहा जा रहा है, यूट्यूब वाले ही परेशान हो गए मुझे लग रहा है। हम्म हम्म ये यूट्यूब का दिक्कत है भाई, लेकिन चलने दीजिए, अभी बताते हैं यूट्यूब वालों को। खैर नहीं, हमारे बच्चे 100 नंबर क्वेश्चन अभी केवल 100 हल किए हुए, बताओ अखंड वाले में टाइम क्या होगा? हैं? पैसा खा रहे हो? यूट्यूब वालों को बता दो कि हमारी क्लास चल रही है, समझ रहे हो? बता दो हमारी क्लास चल रही है, समझा दो अभी उन्हें, खबरदार कर दो जरा जल्दी से सभी लोग। बताइए, ये ऊपर से ही है, यहां से तो सब कुछ सही है, अच्छा स्पीड दे रहा है नेटवर्क, और सारी क्लासेस रनिंग में है, समझ रहे हैं? सारी क्लासेस शाम की जो एप्लीकेशन पर चल रही है, ऐप पर, वो सब अच्छे से चल रही हैं, केवल इसी क्लास में होना है। हाँ हाँ, देख लेते हैं एक बार जरा हम भी, देख लेते हैं एक बार हम भी। ए बाबू, राजा जी खजनवा दे दा। देख लेते हैं भाई। हाँ बच्चा पार्टी, चलिए।
यार रुक जाओ, तुम लोग बहुत जल्दी भागने लगते हो, पता नहीं खाने कितना खाना तुम्हें तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। हैं? सब कुछ तो आ रहा है, अब सही है। अब सही है ना? हाँ, अब सही है, मुझे तो यहाँ सब कुछ सही दिख रहा है। भैया सब कुछ सही दिख रहा है भाई, सब कुछ सही दिख रहा है। अब मैं आपको बताऊं, मैं बात कर रहा था 100 में किसके कितने सही हुए, जल्दी से बताओ भाई। 100 में किसका कितना सही हुआ, जल्दी से बताओ। 100 में 100, अरे बाप रे, सल्यूट यार तुम्हें तो, क्या बताएं हम। ठीक हो गया ना? अरे वो थोड़ा बहुत बताना पड़ता है यूट्यूब वालों को। रुकिए एक सेकंड और, एक सेकंड और हम समझा देते हैं। हेलो, अरे रुको भाई, गलत जगह लग गया है। यूट्यूब की जगह अमेजॉन वाले फाउंडर को कर दिए थे कॉल। हेलो, हाँ जी, ये बताइए काहे लिए नेटवर्क वेटवर्क रुक रहा है भैया? का नेटवर्क सुने हो, वेटवर्क नहीं सुने? अरे हम बिहार से बोल रहे हैं, नेटवर्क जानते हो तो वेटवर्क भी जान लो। अभी बताओ ये नेटवर्क रुक काहे रहा है? हमारी क्लास चल रही है और इस क्लास में अगर बीच में रोका टोकी कुछ हुआ तो फिर अच्छा है नहीं, आप यूट्यूब वगैरह चला नहीं पाओगे। क्या? अच्छा ठीक कर रहे हैं आप, तब ठीक है। ना ना ना, वो उतना नहीं। अरे अरे ऐसी बात मत कहिए भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप जब बुलाइए तब हाजिर है आप, क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो समय नहीं मिल पाता ना, आप ही चले आइए कभी। हम्म, ना ना, ठीक ठीक ठीक। ओके, जी हाँ, थैंक यू थैंक यू, अरे बहुत 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 आभार। बहुत अच्छा आप काम किए, आप नेटवर्क अच्छा चल रहा है, हाँ बिल्कुल, वर्क कर रहा है। ठीक, अरे थैंक यू थैंक यू, अरे उसकी कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए भाई, हो गई बातचीत। हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, 100 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृग मरीचिका का कारण क्या है? 101 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मृग मरीचिका का कारण क्या है बच्चों? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है बच्चों, अवतल लेंस होता है, मैंने बताया है कॉनकेव लेंस होता है। प्रैक्टिस करते रहिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा और अपना स्तर जांचिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बोहर की आवृत्ति शर्त क्या है? अच्छा आप लोग लाइक किए हो, जो लोग नए बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं, मेरा तरीका यही होता है पढ़ाने का, ठीक है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में खड़ा होता हूँ, हंसी मजाक के साथ क्लास चलती है ना। तो आप लोगों को करना क्या है, पहले तो क्लास को लाइक करना है, बहुत देर हो गई मैंने बोला नहीं, क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो विजिट भी क्योंकि अभी परीक्षा का समय चल रहा है, सभी बच्चे पढ़ते रहते हैं, है ना। क्लासेस यूट्यूब पर तो टारगेट बोर्ड की हमेशा चलती हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई क्रैश कोर्स की क्लास, उनका कंटेंट हमारे ऐप पर होता है, ऐप का कंटेंट ऐप तक सीमित है, बाहर आता नहीं है। जो यूट्यूब पर क्लास है उसमें ऐप वाले भी बच्चे होते हैं, बाहर के भी बच्चे होते हैं, तो सबके लिए होता है भाई सेवा। तो आपको करना क्या है भाई, लाइक भी करनी है और साथ साथ मेरे मनोबल के लिए आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ये दोनों काम करने हैं, है ना, ताकि आपको टाइम टाइम पर सारी चीजें मिलती रहे ना, ये भी तो जरूरी है। ऐसा थोड़ी कि जरा एक दिन के लिए आए फिर दूसरे दिन समझ नहीं पाओगे। दो ऊर्जा स्तरों का, ऊर्जाओं का अंतर होता है बोहर आवृत्ति की शर्त यही है। तो आपका E1 माइनस E2 बराबर एच न्यू, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए बाबू, अगला है कि सौर स्पेक्ट्रम होता है, सतत होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम। सौर स्पेक्ट्रम सूर्य का काली रेखाओं का स्पेक्ट्रम होता है, जी हाँ, सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए भाई, नेक्स्ट ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है भाई। नाभिकीय विखंडन में नाभिक से निकले न्यूट्रॉन जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में तो भाई बढ़ा नहीं सकते। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? बच्चों अगर अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आपको पता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी आधी दृष्ट धारा बनाएगा, तो 50 हर्ट्ज ही होगी भैया, 50 हर्ट्ज ही होगी, अलग दौड़ी होगी कुछ, 50 हर्ट्ज ही होगी बाबू। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया, जल्दी से बताओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए, हाँ
अगला क्वेश्चन है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आईबी तथा संग्राहक धारा आईसीपी। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर सब जानते हो ना? हाँ सर जानते हैं। तो इसमें जो उत्सर्जक धारा होती है, अमीटर उत्सर्जक, इसलिए ई लिखा हुआ है। ये संग्राहक धारा कलेक्टर मतलब आईसी, और बेस करंट मतलब आधार धारा के योग के बराबर होती है। आई बराबर आईसी प्लस आईबी, आई बराबर आईसी प्लस आईबी। बी ऑप्शन सही होगा। बी फॉर भाभी जी घर पे खाना बना रही हैं, हमें याद कर रही हैं कि नहीं याद कर रही पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लियो भाई। ये है कि आकाश तरंग संचरण आधारित है। आकाश तरंग जो होती है उनका संचरण आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा संचार पर, या क्षोभ मंडल द्वारा परावर्तन पर। तो आयन मंडल द्वारा संचार पर आधारित होना चाहिए भाई। ठीक है, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित होना चाहिए। आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन सही। काहे लिए दांत निकाल रहे हो भाई? हा? तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है, काहे लिए दांत निकल रहे हैं बार बार? अब क्या हो गया? कितना बजे तक चलेगा यार? जितने बजे तक चलना होगा चलेगा क्लास। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। 108 हुए हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो फाई बराबर बच्चों क्या होता है? क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। जरा हमें विद्युत फ्लक्स का दूसरा फार्मूला बता दो। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। ये कैसी राशि बाबू? अदिश राशि है। जल्दी से इसका मात्रक और विमा भी निकाल दो। तो ये मात्रक, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, इसी से आप विमा भी निकाल लोगे। तो क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू। ये क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ये होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है? बच्चों विद्युत विभव का मान अगर निरक्षीय स्थिति में पूछा जाएगा, V इज इक्वल टू इक्विटोरियल पोजीशन पर, निरक्षीय स्थिति में तो 0। यहां पर अच्छी स्थिति में पूछा है तो V एक्सिस में जो है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में आर स्क्वायर। P अपान में आर स्क्वायर। अगर किसी भी बिंदु पर पूछेगा VP एट एनी पॉइंट, तो बच्चों वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान में आर स्क्वायर। P cos थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो P अपान में आर स्क्वायर जो रखे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में आर स्क्वायर। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा अच्छी स्थिति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, ऊर्जा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बाबू, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? देखो आ गया क्वेश्चन, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, बाबू आपको पता है कि विभव मापी जो होता है उसका सिद्धांत ही है कि तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतना ही वो अधिक सुग्राही होगा, उतनी ही अच्छे तरीके से वो माप पाएगा। तो तार की लंबाई बढ़ानी चाहिए, धारा को बढ़ाना चाहिए नहीं, तार की लंबाई बढ़ानी चाहिए। यही विभव मापी की सुग्राह्यता के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तांबे का कार्यफलन होता है। तांबे का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ जूल, कुछ वाट, कुछ वोल्ट। अरे भैया गजब का क्वेश्चन पूछ लिया। तांबे का कार्यफलन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तांबे का कार्यफलन क्या लिखेंगे? तांबे का कार्यफलन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ऊर्जा के रूप में मापेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकेल है Ni। अब भैया निकेल क्या है आपको पता है? क्या ये अनुचुंबकीय है? क्या ये प्रतिचुंबकीय है? क्या ये ए और बी ऑप्शन सही है? ए सर ये तो दोनों सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि निकेल और आयरन जो अर्थात लोहा है वो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर बच्चों 90 डिग्री मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन आगे बढ़ गए क्या? नहीं ठीक, 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं, डिक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। 117 का बाबू बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इसमें भी उधर भाग नहीं सकते ज्यादा क्योंकि उधर से फिर बंद है। प्रकाश की किरण जब कांच की एक पट्टी में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य, जब प्रकाश की किरण कांच की पट्टी में प्रवेश करेगी तो आपको क्या पता है भाई? तरंग दैर्घ्य क्या होगा? उसका वेग घट जाएगा तो तरंग दैर्घ्य भी घट जाएगी, अर्थात उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा बच्चों? घटती है तरंग दैर्घ्य, उसका क्या होगा? घटेगी, है ना। प्रकाश की किरण भाई,
प्रकाश की किरण जब प्रवेश करेगी तो उसका वेग घटेगा, क्योंकि कांच सघन माध्यम होगा, सघन माध्यम में वेग घटता है, वेग घटता है तो तरंग दैर्घ्य भी घटेगा, क्योंकि भाई वेग आपको पता है v बराबर n लैम्डा या न्यू लैम्डा, तो तरंग दैर्घ्य वेग जो है वो तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती, अगर वेग घटेगा तो तरंग दैर्घ्य भी घटेगा, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के ध्रुवण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश की तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य नहीं अनुप्रस्थ। बच्चों ध्रुवण की घटना से ही एकदम सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अगर एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 है, अर्थात कांच का बना उत्तल लेंस है, इसे पानी n.133 में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी बताओ, बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, ऋणात्मक हो जाती है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। मैंने अभी इसके बारे में हिंट भी दी थी जब उसमें कुछ ऐसा था, शायद शक्ति पूछी थी, हाँ शक्ति पूछी थी, उसमें शक्ति था कि अगर किसी लेंस को पानी में डुबो देंगे, जल में डुबो देंगे तो क्या होगा। तो भाई लेंस को जब जल में डुबोएंगे, जल में, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, शक्ति घट जाती है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में आवेश रहित है, ऐसे छोटे क्वेश्चन रहते तो उधर खिसका के बताने में मजा आता है। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है बाबू, निम्नलिखित में अल्फा कण, बीटा कण, फोटान कण, फोटान कण आवेश रहित है। कौन? फोटान, बच्चों जिसकी ऊर्जा क्या होती है, E बराबर hν, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट, नाभिकीय संलयन, देखो यहां वहां तक खिसका सकते हैं। ये नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, नाभिकीय संलयन के लिए क्या उच्च ताप रहना जरूरी है, क्या निम्न ताप उच्च दाब, या देखो यहां लिखा हुआ है D बराबर A और C दोनों दिए गए हैं, A और C दोनों दिए गए हैं। अब आपको क्या लगता है, आपको पता है कि नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक होता है, जैसे सूर्य में होता है, सूर्य में उच्च दाब होता है और उच्च ताप, ए और सी, हाँ उच्च दाब और उच्च ताप, निम्न ताप नहीं, ए और सी, अर्थात बच्चों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 122 का डी ऑप्शन। हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है मेरे लाल बाल गोपाल जी, हाँ ध्यान से देखो, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर कि नाभिकीय संलयन पर, जल्दी से बता दीजिए, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो बनता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 124 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं भैया, डोपिंग कहते हैं, पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, डोपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी चलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है कि नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, नॉर गेट, एंड और नॉर, नॉर में नौथनी पहन लेगा भैया, अर्थात आर का क्या होता है, आर का होता है a प्लस बी, है ना, y बराबर a प्लस बी, ये किसका होता है, आर का होता है। अगर नॉर का पूछेगा तो भैया पगला जाता है, मतलब y बराबर जो a प्लस बी होता है, जो y बराबर a प्लस बी होता है, ये उल्टी खोपड़ी का हो जाएगा, पगला जाएगा तो बाहर लग जाएगा, a प्लस बी बाहर, अर्थात ये बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। 125 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 125 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड किसका बनाया जाता है बच्चों, जल्दी से बताओ। प्रकाश उत्सर्जक डायोड बनाया जाता है सिलिकॉन से, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड से। बच्चों अर्धचालक बनाया जाता है गैलियम आर्सेनाइड से, ये बनाया जाता है एलईडी वाला, एलईडी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 127 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है बच्चों, दोस्ती का संबंध याद करो, C बराबर 1/4 पाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही सही है ना भैया। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये दोस्ती के संबंध से मैंने बताया था बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किरणें हैं, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किरणें क्या हैं, तो अवरक्त किरणें हैं, इंफ्रारेड वेव होती हैं भैया, बता दीजिए सही है कि नहीं, इंफ्रारेड वेव होती हैं। क्लियर, क्लियर बाबू। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता P का मात्रक क्या होता है बाबू बताओ, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 हो गया, 30वां, अरे भाई सर कितनी जल्दी से क्वेश्चन हो रहे हैं। 30वां क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों की संयोग क्षमता होगी, दोनों लेंसों को जोड़ करके क्षमता बतानी है बाबू, दोनों लेंसों को जोड़ दीजिए तब क्षमता बतानी है। 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, अगर मैं P1 निकालूं,
है ना। तो 1 में f मतलब 100/f, f जिसमें किसमें होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो 100/f की वैल्यू कितनी है भैया, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 पंचे 100, 5 डायोप्टर आ जाएगा। अगर मैं दूसरे लेंस की फोकस दूरी निकालूं तो ये हो जाएगा 100/, आप तो डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, आप f सेंटीमीटर में, बस इतना जान लो। तो f सेंटीमीटर में है तो भैया -40 रखेंगे। अब ये कितना आ जाएगा, 40 दूना 80 और 20 आधा मतलब 2.5, 2.5 -2.5 डायोप्टर। आपसे कहा है दोनों लेंसों की संयोग क्षमता क्या होगी, तो P बराबर, अगर P नेट निकालेंगे तो P1 + P2 होगा, और P1 + P2 का मतलब 5 प्लस P2 है -2.5। अब 2.5 माइनस मतलब घटेगा, तो केवल 2.5 बचेगा, तो P बराबर आ गया इतने 2.5 डायोप्टर। ये P नेट आ गया, कुल जो क्षमता होगी 2.5 डायोप्टर, प्लस का लेंगे, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO का जो मान होता है, नेत्रिका की फोकस दूरी FE से होती है। बच्चों आपको पता है खगोलीय दूरदर्शी में पहला लेंस बहुत बड़ा होता है, फिर दूसरा लेंस छोटा होता है, क्योंकि दूर के यंत्र देखने होते, दूर के सारे बड़े बड़े पिंड, खगोलीय पिंड देखने होते हैं, तो वहां से प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं, तो बहुत सारी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, इसलिए इस पहले लेंस को बड़ा रखा जाता है। ये ऑब्जेक्ट लेंस होता है और ये आई लेंस होते हैं। इसकी फोकस दूरी FO होती है, इसकी फोकस दूरी FE होती है। तो आपको जाहिर सी बात है, चित्र से पता चल रहा होगा FO बड़ा होगा FE से। तो क्या पूछा है कि फोकस दूरी FE से होती है, किसकी फोकस दूरी, अभिदृश्यक की, तो बड़ी होती है। क्या बच्चों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फोकस दूरी बड़ी होती है, फोकस दूरी बड़ी होती है। ठीक है, बहुत बड़ी होती है। क्लियर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बड़ी। अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, अपचयी ट्रांसफार्मर बच्चों, ट्रांसफार्मर कोई भी हो, याद रखना, अगर अपचयी ट्रांसफार्मर है तो जो प्राथमिक कुंडली होगी उसमें फेरे बहुत ज्यादा, जम 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 जम, ये बच्चों यहां पर फेरों की संख्या NP, और इसमें फेरे घटा दो, ये NS। और अपचयी ट्रांसफार्मर अर्थात वोल्टेज घटाना है, तो यहां पर फेरों की संख्या ज्यादा NP और NS का मान कम, अर्थात यहां का वोल्टेज भी ज्यादा होगा प्राइमरी कुंडली में, प्राइमरी कॉइल में, और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम होगा, क्योंकि आपको वोल्टेज घटाना है। तो आप इसे अपचयी ट्रांसफार्मर पूछा कौन सी राशि घटती है, तो भैया धारा, वोल्टेज, शक्ति, आवृत्ति, तो भैया वोल्टेज घटता है, याद रखना, वोल्टेज को घटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, तो भैया उत्तर इसमें लिखा हुआ है, ये अधिक हो जाएगा, ये वाला जो है, ये भैया जो चीज है इसको हटा दो भाई, इसको हटा दो, यहां उत्तर भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में साइड में दिया रहता है भैया। ठीक है, चलो अच्छा, अगले क्वेश्चन में चलें भैया। यहां से अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्घ्य होती है, या दोनों होती हैं, यांत्रिक होती नहीं, दोनों होती नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है बच्चों, अनुदैर्घ्य नहीं होती, क्योंकि उन अनुदैर्घ्य को तो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकृति अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। सर कह रहे हैं 120 का गलत है बाबू, 120 का कौन सा चीज गलत है, ए बाबूआ 120 कैसे गलत है बाबू, नहीं बाबू सही तो है, हाँ सही तो है, फोकस दूरी बढ़ेगी नहीं है, क्या घटेगी क्या, अच्छा चलो आप ही का कहना। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन खोज के लिए उत्तरदायी था। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसके खोज के लिए उत्तरदायी था भैया, 135 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी बताइए। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग खोज के लिए उत्तरदायी था परमाणु का नाभिक, है ना। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक के लिए खोज, ठीक है, परमाणु के नाभिक के लिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षणें किसकी बनी होती है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षणें जो बनी होती हैं वो भैया कैडमियम की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों में प्रकाश
गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है भैया, गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है कि पी प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। तो पी प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाया जाता है। तो आपको पता होगा ए ऑप्शन बी बोरान ही इसमें मिलाया जाएगा अपद्रव्य के रूप में डोपिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए कितने डायोड उपयुक्त होते हैं। बच्चों पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पूछा है तो 2 डायोड लगाए जाते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे भाई हटो ना तुम, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग होती भैया 36,000 किलोमीटर, 3600, 10,000, 36,000। अरे भैया उत्तर भी लिख दिया है। ये जो क्वेश्चन बैंक में साइड में उत्तर दिया रहता है, टाइपराइटर महोदय जी उत्तर का है लिख दिए हैं आप, ये उत्तर का है लिए लिख दिए हो आप, हमारे बच्चे उत्तर तुरंत लिख दे रहे हैं। हाँ 36,000 किलोमीटर, ठीक है 140 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है। हवा में इकाई धनावेश, हवा में स्थित धनावेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान है। तो भैया विद्युत फ्लक्स क्या होता है, हवा में इकाई धनावेश, इकाई धनावेश का मतलब Q बराबर 1। विद्युत फ्लक्स पूछा है तो Q अपान में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाई बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो जाएगा, एप्सिलॉन इनवर्स हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो है। बच्चों समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। क्या समान रहता है, विभवांतर। अगर श्रेणी क्रम रहेगा तो आवेश समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है भैया फेरों की संख्या घटाकर, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर, या इनमें से कोई नहीं। अगर फेरों की वो होता तार की लंबाई बढ़ाकर तब क्या करते, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। बताइए, NBA ओमेगा, हाँ नहीं NBA T=N∅। चलो इसका सब जवाब दीजिए जल्दी से कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। अगर विभव मापी होता तो लंबाई बढ़ाकर, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संट का प्रतिरोध होता है भैया, संट का प्रतिरोध होता है कितना होता है बाबू, संट का प्रतिरोध। भैया इसका जवाब दीजिए, अभी इसका जवाब देना बाकी आप लोग का जवाब ए ऑप्शन, हमरे देख के केवल ना मार दीजिए। संट का प्रतिरोध होता है बच्चों बहुत कम होता है, इसका क्या होता है, बहुत कम होता है, 144 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल पैनलों का कृत्रिम उपग्रहों पर होता है, चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर नहीं होता, इन सभी में, इनमें से सभी में। अरे भाई ये तो सही बात है कि सौर सेल अगर चंद्रमा पर भी खोज हो रही है तब भी हमें वही सौर सेल का प्रयोग, मंगल ग्रह पर तब भी, और कृत्रिम उपग्रहों पर भी सौर सेल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यहां पर लाइट नहीं है, ना मंगल ग्रह पर, ना चंद्रमा पर, ना तो कृत्रिम उपग्रहों पर लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। तो भैया सभी जगहों पर आप क्या करोगे, सौर सेल का प्रयोग। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, ये मैंने बताया था, बताओ जल्दी से जवाब दीजिए। कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके बराबर होता है, मैंने कहा था डेल वी माइनस डेल आर से हल करने के लिए कहा था। तो पहला ऑप्शन है आपका NV माइनस NR हो सकता है, डेल वी प्लस नहीं होगा, माइनस भाई R रहेगा, लाल रंग वाला रहेगा, ए ऑप्शन ही इसका जवाब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण ओमेगा का मात्रक क्या है, ओमेगा का मात्रक क्या है बाबू। वर्ण विक्षेपण क्षमता थीटा बराबर, जो कि आपको हल करके बताया गया था, ठीक है, हल करके बताया गया था भैया, ये मात्रकहीन है, यह मात्रकहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 150, इंद्रधनुष के निर्माण का क्या कारण हो सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के निर्माण का क्या कारण हो सकता है, सबसे सही जवाब दीजिएगा। वर्ण विक्षेपण में अपवर्तन की घटना भी शामिल होती है, प्रकीर्णन भी शामिल ही होता है क्योंकि रंगों की पट्टियां बनती हैं, ये वर्ण विक्षेपण आप इसका लिखेंगे किसका, इंद्रधनुष के बनने का कारण। 150 में किसका कितना सही हुआ भैया। क्रैश कोर्स की क्लास 8 बजे से है, आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए, बस हो गया। मुझे उम्मीद है कि 150 क्वेश्चन में आप सभी के लगभग 100 से ज्यादा तो सभी के सही हुए होंगे,
100 से ज्यादा तो सभी के सही हुए होंगे और कुछ होनहार बालकों के 140 से ज्यादा सही हुए होंगे, 140 से ज्यादा सही होंगे। ठीक है, चलिए ऊपर से भाई अब आने लगा कि जल्दी से क्लास खत्म हो जाए, नहीं तो क्रैश कोर्स की क्लास भी है ना 8 बजे से, तो इसलिए आप सभी लोग अब तैयारी कीजिएगा। लेकिन क्लास कैसी लगी अभी 2 मिनट के लिए कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।